Hello everyone, welcome to Exam Quest. I hope all of you are doing great. आज 31 जुलाई के एनालिसिस में काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। एक तो कामचाटका पेनिनसुला पे जो कल अर्थक्वेक हिट किया है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस पॉक्सो में जो बेल के प्रोविजंस हैं उन पे कुछ एक आर्टिकल आया है। देन एयर ड्रॉप्स के बारे में न्यूज है। प्लस एक डिजीज आई है जो कि एथलीट्स को स्पेशली टारगेट करती है, वो देखेंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, एक तो आप मुझे इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज बताएंगे। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज आप मुझे इसराइल की कमेंट सेक्शन में ये आंसर करेंगे। और एक हमने सिस्टम पढ़ा था कुड़ुबल्लाई। ऑलराइट, ये हमने एक सिस्टम पढ़ा था। ये क्या सिस्टम था? ये क्या ये कोई एग्रीकल्चरल सिस्टम था, कोई इरिगेशन का सिस्टम था, कोई राइस प्लांट करने की टेक्निक थी, ये क्या था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑल्सो एक तो ये सिस्टम क्या है, किससे रिलेटेड है, ऑल्सो कौन सी डायनेसिटी में ये प्रैक्टिस किया जाता था, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और अब आज की अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। सो कल रशिया के फार ईस्ट रीजन में कामचाटका पेनिनसुला में एक अर्थक्वेक हिट किया जो कि 8.8 मैग्नीट्यूड का था। अब सबसे पहले तो लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कामचाटका पेनिनसुला क्या है। देखो, कामचाटका पेनिनसुला आई थिंक लास्ट ईयर भी न्यूज में था। इसकी लोकेशन, दिस इज कामचाटका पेनिनसुला, रशिया के फार ईस्ट में ये लोकेटेड है। और ये बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है अर्थक्वेक्स के लिए। लास्ट ईयर भी ये अर्थक्वेक की वजह से ही न्यूज में था कि यहाँ पे कुछ ट्रेमर्स देखे गए थे। सो दिस इज कामचाटका पेनिनसुला, रशिया का फार ईस्ट रीजन। ये है कुरिल आइलैंड्स, कुरिल ट्रेंच। और ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान। जापान कहता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपने इनको इलीगली अनेक्स कर लिया था और ये हमारे आइलैंड्स हैं। बट अभी कंट्रोल देखा जाए तो यहाँ पे मेनली रशिया का है। ऑल राइट, सो ये कुरिल आइलैंड्स रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये कुरिल ट्रेंच है। नाउ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज देखे जाते हैं। क्यों ऐसा है कि यहाँ पे इतने सारे वॉल्केनोज आते हैं? बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ये क्या है, एक जोन ऑफ सबडक्शन है जहां पे पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है वेरियस अदर प्लेट्स के अंडर। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी लोकेशन थोड़ा देखते हैं। देखो, ये है पैसिफिक ओशन और ये है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट एक ओशियानिक प्लेट है। अच्छा मुझे बताओ, ओशियानिक प्लेट ज्यादा भारी होती है या कॉन्टिनेंटल प्लेट? ओशियानिक प्लेट ज्यादा डेंसर होती है, ज्यादा भारी होती है। तो एज अ रिजल्ट ओशियानिक प्लेट हमेशा कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर सबडक्ट करती है। दो प्लेट्स की सबडक्शन जब होती है, देखो एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, मैग्मा मैग्मा होता है एस्थेनोस्फीयर में, जो कि मूविंग होता है बेसिकली। तो इसके मूवमेंट के कारण ये जो इनके ऊपर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो प्लेट्स लोकेटेड है, देयर आर डिफरेंट प्लेट्स जो कि मूव करती रहती है। और अल्टीमेटली ऐसे कुछ जोन्स हैं हमारे अर्थ में जहां पे ये प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं। या फिर एक प्लेट, लेट्स सपोज ओशियानिक प्लेट और कोई कॉन्टिनेंटिक प्लेट आपस में सबडक्शन में हो रहा है, तो ओशियानिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रही है, और जिसके कारण इस तरह के अर्थक्वेक्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी लोकेशन एक बार ही देख लेते हैं। दिस इज पैसिफिक प्लेट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेट मार्जिन है। दिस इज जुआन डी फूका प्लेट, यहाँ पे कोकोस प्लेट है, नास्का प्लेट है, देन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट पैसिफिक प्लेट में सबडक्ट कर रही है, और ये फिलीपींस प्लेट भी पैसिफिक प्लेट में, सॉरी पैसिफिक प्लेट फिलीपींस प्लेट में सबडक्ट कर रही है। और जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कोरल ट्रेंच के पास अभी दिस एरिया हियर, यहाँ पे कामचाटका पेनिनसुला है, यहाँ पे एलुशियन आइलैंड्स है। और दिस प्लेस हियर कामचाटका पेनिनसुला, इससे ऑलमोस्ट 300 मीटर दूरी पे इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का फोकस था, या फिर क्या था, हाइपोसेंटर था। ठीक है, फोकस या हाइपोसेंटर इसका कहाँ था? कामचाटका पेनिनसुला से 300 मीटर की दूरी पे। ऑल राइट, पहले ये आर्टिकल एक बार देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि अर्थक्वेक, बाकी और डिटेल्स अर्थक्वेक की देखेंगे। सो 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया है। अर्थक्वेक के लिए दो स्केल्स होते हैं, आई होप आपको पता होगा। ये मैग्नीट्यूड के लिए देयर इज रिक्टर स्केल। तो ये जो
हमारे पास मैग्नीट्यूड आया है, दिस इज, ये रिक्टर स्केल का मेजरमेंट है 8.8। ठीक है, मैग्नीट्यूड। और दूसरा कौन सा होता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है जो हम शेकिंग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। मैग्नीट्यूड है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितने मैग्नीट्यूड की एनर्जी रिलीज हुई जब वो फॉल्ट लाइन ब्रेक हुई ना, ये वाली जो मैं आपको एक्सप्लेन करी थी। कहा था ये, जब देखो दो प्लेट्स है, एक दूसरे की ओर मूव कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब अल्टीमेटली मान लेते हैं जैसे इस पर्टिकुलर प्लेट में, ये दोनों प्लेट्स थी, जैसे पैसिफिक प्लेट और जो हमारी दूसरी प्लेट थी, ये आपस में जैसे पैसिफिक प्लेट जब सबडक्ट करी तो एक टाइम पे यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगी, वो फ्रिक्शन ओवरकम हुई और एक फॉल्ट लाइन का फॉर्मेशन हुई, फॉल्ट लाइन की फॉर्मेशन हुई। अब इस फॉल्ट लाइन में बहुत सारी एनर्जी स्टोर थी, जो फ्रिक्शन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी, अब वो एनर्जी रिलीज होगी। अब जब वो एनर्जी रिलीज होगी, वो किस फॉर्म में रिलीज होगी? वो सीज्मिक वेव्स की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, सीज्मिक वेव्स की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज होगी और देन वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेगी। सो ये जो एनर्जी का कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इसका मेजर है मैग्नीट्यूड। और उसके बाद जब वो, ये जो सीज्मिक वेव्स थी, जब ये अर्थ के सरफेस पे पहुंची, अर्थ के क्रस्ट पे पहुंची, इन्होंने सरफेस वेव्स को ओरिजिनेट किया। नाउ इस सरफेस वेव्स की वजह से अर्थ में शेकिंग हुई। अर्थक्वेक क्या है? शेकिंग ऑफ अर्थ, है ना? तो ये शेकिंग कितनी हम एक्सपीरियंस कर पाए, दैट इज इंटेंसिटी। इसी वजह से जब भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस में इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। देखो, मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइपोसेंटर। ठीक है, मतलब कि हाइपोसेंटर कितना ही दूर है, इसका मैग्नीट्यूड की जो स्केलिंग है उस पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटेंसिटी पे पड़ता है। देखो, अगर हाइपोसेंटर दूर है तो उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रेवल करते करते वो वेव्स की स्पीड कम हो जाएगी और अल्टीमेटली जो अर्थक्वेक हम एक्सपीरियंस करेंगे वो थोड़ा कम इंटेंसिटी का होगा। कम इंटेंसिटी से मेरा मतलब है कि वो थोड़ा, जो डिसरप्शन या फिर डिसरप्शन उसने कॉज करनी थी, जो नुकसान इससे होना था, वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ आ रहा है। अगर तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, बट मैं मान के चल रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी शायद ना पढ़ी हो, या जो अपना फाउंडेशन अभी बिल्ड कर रहे हो। सो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑल राइट, करें मूव आगे। देन अभी इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो हमने देख लिया कि ये 8.8 मैग्नीट्यूड का था और ये सरकम पैसिफिक सीज्मिक बेल्ट में हुआ, ये रिंग ऑफ फायर जिसको सरकम पैसिफिक सीज्मिक बेल्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रही है, ये एक सबडक्शन जोन है, इसके कारण यहाँ पे अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो जैसी एक्टिविटीज होती रहती, काफी कॉमन है। बट ये जो 8.8 मैग्नीट्यूड का आया है, ये काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड का था। इससे पहले 2011 में 9.1 मैग्नीट्यूड का देखा गया था, और जो कि बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक वो तो था ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें तो देखो सुनामी भी इतनी ज्यादा आई थी। अभी इसमें सुनामी इतनी ज्यादा जनरेट नहीं हुई, अभी देखते हैं सुनामी क्या होती है। इसमें सुनामी का इतना नहीं आया है, तो उसकी वजह से डिस्ट्रप्शन थोड़ा कम हुआ है। क्योंकि देखो, एक तो ये जो फार ईस्ट वाला रीजन है ना, ये इतना ज्यादा इनहेबिटेड नहीं है, यहाँ पे लोग इतने ज्यादा नहीं है, थोड़ा रिमोट सा एरिया है, तो इतना नुकसान यहाँ हुआ है ऐसे न्यूज अभी तक नहीं आई है। ऑल्सो जापान में इसका इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो दैट्स वाई इतना नुकसान इसका नहीं हुआ है। बट ये जो 2011 वाला अर्थक्वेक था जिसका मैग्नीट्यूड था 9.1, ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक था। इसमें क्या हुआ था, सुनामी के कारण जो वेव्स जनरेट हुई, अल्टीमेटली वो फ्लड गेट्स वगैरह उन्होंने लगाए हुए थे जापान में, फ्लड गेट्स लगाए थे, सी वॉल्स लगाई हुई थी, वो जो पानी था वो फ्लड गेट्स और सी वॉल को क्रॉस करके इनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर वहां था, न्यूक्लियर फैसिलिटी थी फुकुशिमा में, वहां पे बहुत नुकसान हुआ था और अल्टीमेटली रेडिएशंस भी हुई थी। ठीक है, तो अभी तो जैसे ही सुनामी के वार्निंग्स आई है, उसके कारण इन्होंने अपनी ये जो फुकुशिमा में न्यूक्लियर डिजास्टर फैसिलिटी इनकी है, ये बंद कर दी है। ठीक है, और बाकी भी जो एरियाज है वहां पे अभी अलर्ट जारी है सुनामी का। ये देखो, यहाँ पे हवाईयन आइलैंड्स है, ये जो यूएसए वाला एरिया है, जो इनकी कोस्ट है, इन्होंने भी काफी मेजर इवैक्यूएशंस की है, अपने लोगों को थोड़ा लो लाइंग एरिया में शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा सी लेवल से दूर। और ये जितने भी सिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल होकाइडू है जापान का, नदरन जो टेरिटरी है, नदरन आइलैंड है, वहां पे इवैक्यूएशन हुई है, हवाईयन आइलैंड में इवैक्यूएशन हुई है। तो अभी
सुनामी का खतरा अभी भी है। और ये क्यों है? क्योंकि जिस फॉल्ट लाइन की मैं बात कर रही थी, कि एक फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है या कन्वर्ज करती है या सबडक्शन होती है। अब जैसे ही अभी इसमें कह रहे हैं, इसकी इसमें कह रहे हैं कि जो फॉल्ट लाइन फॉर्म हुई थी वो अभी पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो हो सकता है फॉल्ट लाइन में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है ना। एनर्जी अब किस फॉर्म में बाहर आती है? सीस्मिक वेव्स में। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ, क्योंकि फॉल्ट लाइन डिस्ट्रक्शन कंप्लीटली नहीं हुई है, तो एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है, जो कि फिर सीस्मिक वेव्स के रूप में बाहर आएगी और एक और अर्थक्वेक हो सकता है। और वैसे भी इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक के बाद क्या हुआ, काफी सारे आफ्टर शॉक्स देखे जाते हैं। जब इतने ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट करता है, तो उसके बाद काफी सारे आफ्टर शॉक्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में तो आफ्टर शॉक ही ऑलमोस्ट 6 मैग्नीट्यूड का था। सो यू कैन इमेजिन कि ये अर्थक्वेक कितना ज्यादा था। ऑलराइट। और ये काफी ज्यादा शैलो अर्थक्वेक था, यानी कि जो इसका हाइपोसेंटर था या जो फोकस था, जहां पे सबसे पहले फॉल्ट लाइन से एनर्जी रिलीज हुई, वो इतना डीप नहीं था। अब डीप ना होने के कारण वो जल्दी ट्रेवल कर गया और इतने ज्यादा हैवी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया। क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए कि शैलो जो, जिनका हाइपोसेंटर शैलो होता है, वो उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। ठीक है, जिन अर्थक्वेक का जो हाइपोसेंटर है या जो फोकस है जहां पे एनर्जी रिलीज हुई वो शैलो होगा, वो उनका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये एक रेयर इवेंट है बट अनयूजुअल नहीं है। रेयर क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड का आया है, बट अनयूजुअल नहीं है क्योंकि रिंग ऑफ फायर में है, यहाँ पे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती है। अभी पास्ट 20 ईयर्स में सिर्फ 5 ऐसे अर्थक्वेक्स आए हैं जो 8.5 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के थे। ठीक है, और मेनली इसी एरिया में हुए हैं। एक्चुअली वर्ल्ड ओवर 80% जो अर्थक्वेक्स होते हैं या जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है वो इसी रीजन में होते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये जो कामचाट का पेनिनसुला है, ये सरकम पैसिफिक पैसिफिक सीस्मिक बेल्ट में लाई करता है, तो यहाँ पे इस तरह के अर्थक्वेक्स होना ज्यादा अनलाइकली नहीं है। इसमें प्रोसेस ऑफ सबडक्शन एक्सप्लेन की है, एंड दीज आर द एरियाज जो लाई करते हैं ये जो रिंग ऑफ वायर है। इसमें मेक्सिको है, चिली है, पेरू है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यू कैन सी दीज आर द एरियाज। ठीक है, दीज आर द एरियाज जो रिंग ऑफ फायर के पास लाई करते हैं, और ये बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, दिस इज रिंग ऑफ फायर। और प्रोसेस ऑफ सबडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक टेक्टोनिक प्लेट, देखा जाए तो जो लार्ज प्लेट होती है वो अर्थ की क्रस्ट में सबडक्ट करती है, या फिर जो हाई डेंसिटी वाली प्लेट है वो लो डेंसिटी वाली प्लेट के अंदर सबडक्ट कर जाती है, और जिसके कारण एक फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है। और वो फॉल्ट लाइन से फिर जब एनर्जी रिलीज होती है, तो अल्टीमेटली हम किस फॉर्म में रिलीज होती है? अर्थक्वेक की फॉर्म में। ठीक है। और हिमालयाज वर क्रिएटेड ड्यू टू सबडक्शन, ये तो आपको पता ही होगा। जो हमारे हिमालयाज हैं वो सबडक्शन की वजह से बने हैं। उसमें भी जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई थी, जिसके कारण हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पहले टेथिस सी था, तो काफी ज्यादा सेडिमेंट्स यहाँ थे, जियोसिंक्लाइंस थे, और वो अल्टीमेटली फिर किस में चेंज हो गए? माउंटेन्स में। ठीक है, इसीलिए जो हमारे माउंटेन्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक के बने हुए हैं। ठीक है। हिमालयन फॉर्मेशन पता होगी, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। अभी हम अर्थक्वेक डिस्कस कर रहे हैं। और 3 ही एक्टिव रीजन्स हैं वर्ल्ड ओवर। 3 ऐसे रीजन्स हैं जो काफी ज्यादा एक्टिव है। एक तो यही जो सरकम पैसिफिक रीजन हमने अभी डिस्कस किया, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन तो है ही। दूसरा है एल्पाइड बेल्ट। ये एल्पाइड बेल्ट कौन सी है? आई शो यू। दिस इज द एल्पाइड बेल्ट। ये जो जावा ट्रेंच वाला एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, यहां से लेके यहां तक ये एक्सटेंड करता है। क्या आप देख पा रहे हैं जो मैंने ड्रॉ किया है? इसमें क्या है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो किससे कन्वर्ज कर रही है? यूरेशियन प्लेट से। तो यहाँ पे जावा ट्रेंच से होते हुए यहाँ इधर तक ये एरिया मेनली लाई करता है। ठीक है।
इसको जावा ट्रेंच भी कहते हैं। और जो 2004 में कैटास्ट्रॉफिक सुनामी आई थी, वो यहाँ जावा ट्रेंच में ही उसका हाइपो सेंटर था, एंड अल्टीमेटली उससे सुनामी आई थी, जो हमने 2004 वाली सुनामी देखी थी, जो कि काफी ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक। ऑलराइट, तो एक तो एल्पाइड बेल्ट, एक सरकम पैसिफिक बेल्ट, दूसरी एल्पाइड बेल्ट, जो कि जिसमें ओनली 15 से 17% अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों है? क्योंकि जो मैंने आपको अभी एरिया दिखाया, वो क्या है? वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। ये जो सरकम पैसिफिक वाला एरिया है ना, ये इतना ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है, तो इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं होती। जैसे अभी 8.8 मैग्नीट्यूड का आया है, बट इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं की जा रही। बट अगर यहाँ पे जो ये 15 से 17% का ही लाइकलीनेस है, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है बिकॉज ऑफ दीज एरियाज बीइंग हेवीली पॉपुलेटेड। ठीक है, सो तीसरा एरिया देखते हैं। अब जो तीसरा एरिया है वो है मिड अटलांटिक रिज। अटलांटिक ओशन में जो मिड अटलांटिक रिज है, वो भी काफी ज्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए प्रोन है। मेनली का याद रखना है कि जहां पे भी सबडक्शन होगा, प्लेट्स की कन्वर्जिंग बाउंड्री होगी, वो एरियाज हमेशा ही प्रोन होंगे वॉल्केनिक और अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, और एक बात ये भी है, इस आर्टिकल में लिखी हुई है कि अभी तक जो हमने हाईएस्ट देखा है वो 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा है, और ये भी माना जाता है कि ये शायद लिमिट है, इसके ज्यादा के अर्थक्वेक नहीं आ सकते, क्योंकि मेनली अर्थक्वेक किस पे डिपेंड करते हैं? फॉल्ट लाइन पे, कि फॉल्ट लाइन कितनी क्रिएट हो रही है। तो अल्टीमेटली जितनी फॉल्ट लाइंस अभी तक हम डिस्कवर कर पाए हैं, तो उसमें वो इतनी ही सक्षम है कि वो 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरेट कर ले। ठीक है, तो it is dependent on the length of the fault line, that is the extent of the plate boundaries that clash against each other. ठीक है, a larger fault line is more likely to produce a stronger earthquake. A 9.5 magnitude earthquake, the largest has been recorded, is essentially the limit. ठीक है, सो इस आर्टिकल में इतना ही दिया हुआ था। इसके बियॉन्ड हमने जाके, एक तो आपको कामचाटका पेनिनसुला की लोकेशन याद रखनी है, दूसरे ये कुरिल आइलैंड्स याद रखने हैं, कुरिल ट्रेंच याद रखना है, दिस पर्टिकुलर कुरिल ट्रेंच और पैसिफिक प्लेट, यहीं पे मेनली सबडक्शन हुई और जिसके कारण ये इतना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो प्लेट्स हैं, वो आपस में सबडक्ट कर रही हैं, और एक टाइम पे वो फ्रिक्शन ओवरकम कर लेंगी, और वो जो एनर्जी वहां स्टोर्ड होगी उस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन में, वो रिलीज होगी, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे पहले रिलीज होगी उसको कहेंगे हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है, और अल्टीमेटली जब ये हाइपोसेंटर से वेव्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, तो इनको क्या कहेंगे? बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स जनरेट होंगी, जो कि दो टाइप की होती है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, पी वेव्स और एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। और व्हेन, जब ये सरफेस को स्ट्राइक करेंगी, जैसे ही ये अर्थ की क्रस्ट पे स्ट्राइक करेंगी, तो ये नई सेट ऑफ वेव्स को जनरेट कर लेंगी, जिनको हम कहते हैं सरफेस वेव्स। और ये सरफेस वेव्स बहुत ज्यादा डेडली होती है, और मेनली इन्हीं के कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इनके कारण होता है। ठीक है, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, हाइपोसेंटर, देन दिस इज द प्लेस जहां पे सबसे पहले अर्थ की क्रस्ट में जो वेव्स के साथ पहला कांटेक्ट हुआ अर्थ के क्रस्ट का, वो पर्टिकुलर प्लेस है एपी सेंटर। और एक बात ये भी है कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा हाई डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी होगी इन पर्टिकुलर वेव्स की। इसीलिए जैसे हमारा जो अर्थ है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो उसमें कोर में जो भी स्पेशली जो इनर कोर है, क्योंकि इनर कोर सॉलिड है एंड इट इज मेड अप ऑफ नाइफ, है ना, निकल एंड आयरन, तो वहां पे क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पे जो वेव्स होती है, सीस्मिक वेव्स होती है, इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। और पी और एस वेव्स को हम पढ़ते भी हैं अपने एनसीईआरटी में, जिसमें हम इनके शेडो जोन्स भी पढ़ते हैं, जो कि मेनली क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही ये जो बॉडी वेव्स है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, वहां पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन होते हैं। और ऑल्सो जो एस वेव्स है, क्योंकि वो जो लो डेंसिटी वाले मीडियम है उनसे ट्रेवल नहीं करती, तो उनका शेडो जोन थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, जबकि जो हमारी प्राइमरी वेव्स है वो हर तरह की डेंसिटी के मीडियम से ट्रेवल कर जाती है, तो वो अल्टीमेटली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और
और उससे देन हम रिकॉर्ड कर पाते हैं उसको। टॉकिंग अबाउट देयर, ये वैसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, इसका करंट से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसकी वजह से शायद सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो थोड़ा वाइंड अप करते हैं जल्दी से। ठीक है, पी वेव्स क्या है? कंप्रेशन और रिलीज। ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? जैसे कंप्रेशन होता है और फिर रिलीज। पहले हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, जैसे ये कंप्रेशन एंड देन अल्टीमेटली रिलीज, कंप्रेशन ऑफ द मीडियम एंड देन रिलीज। ठीक है, तो ये पी वेव्स होती है। एंड एस वेव्स का मोशन कैसा है? स्वेइंग मोशन इनका होता है। आज आपका होमवर्क ये है कि आप अर्थक्वेक पढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उससे आप एक बार अर्थक्वेक पढ़ेंगे। ठीक है, या जो भी आपके नोट्स हैं वहां से आप अर्थ को एक बार पढ़ेंगे और इसको पूरा रिवाइज करेंगे। दीज आर द प्लेट्स जो हमने डिस्कस कर ली। अब है, हमने क्या बात की कि अर्थक्वेक हुआ, इसके आफ्टर शॉक्स आए, और इसके बाद क्या एडवाइजरी आ रही है कि सुनामी के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। अर्ली वार्निंग सिस्टम सुनामी के लिए दिए जा रहे हैं जो भी एरियाज वहां पे हैं। अब क्या होता है ना, जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, ये ओशियन है, कोई भी एक्टिविटी यहाँ हुई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओशियन, कुछ भी एक्टिविटी यहाँ हुई, तो जो वेव्स रिलीज हुई वो हर हर तरफ में होंगी, हर तरफ वो वेव्स रिलीज होंगी, और अल्टीमेटली ये जो वेव्स हैं, अगर जैसे ये सुनामी ओशियनिक प्लेट में आई है, तो वहां पे ओशियन में भी ये वेव्स जनरेट हुई हैं, और अब अल्टीमेटली क्या होगा, जो वाटर बेसिन है वो शेक करेगा, वाटर बेसिन की शेकिंग होगी और वेव्स विल बी जनरेटेड, और इन वेव्स के साथ मूवमेंट होगी पानी की, और पानी के अलोंग एनर्जी की। देखो, वेव्स यूजुअली भी जनरेट होती है, तो सुनामी क्या है? बेसिकली उन्हीं वेव्स का बिगर वर्जन हम कह सकते हैं। बट जब जो नॉर्मल वेव्स होती है हमारी, उनकी मूवमेंट का कारण क्या होता है? उनकी मूवमेंट का कारण होता है विंड, यानी कि एक एक्सटर्नल एनर्जी उनको दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ विंड। विंड उनको एनर्जी देता है। लेकिन इस केस में, सुनामी के केस में क्या है? एनर्जी कहाँ से आ रही है? सीज्मिक वेव्स से, जो कि विद इन जनरेट हो रहा है इनमें। विंड की एनर्जी नहीं, ये सीज्मिक वेव्स की एनर्जी है। तो ये पानी के अंदर ही ट्रैवल करेंगी। ठीक है, पानी के अंदर ही ये ट्रैवल करेंगी, और इससे जो वाटर बेसिन है वो शेक हुआ है अर्थक्वेक के कारण। इसीलिए जो सुनामी है उसको होने के लिए कोई एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई चाहिए। सुनामी के होने के लिए या तो अर्थक्वेक होना चाहिए, ठीक है, किसी अर्थक्वेक की वजह से सुनामी होती है, या फिर जैसे कई बार डीप सी माइनिंग होती है। डीप सी माइनिंग, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे माइंस इंस्टॉल कर दी जाती है डीप सी में, तो वो जब माइंस फटती है उसके कारण अगर लैंडस्लाइड होता है, या फिर टीएनटी एक्सप्लोजर, या फिर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जैसे यूएसए करता रहता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है बियॉन्ड ओशन के अंदर, तो इसके कारण क्या होता है? सुनामी आने का खतरा होता है। क्योंकि सुनामी खुद से नहीं होता कोई फिनोमेना। सुनामी क्या है कि जैसे ही वाटर जो बेसिन है उसकी शेकिंग होगी, अल्टीमेटली क्या होगा? सुनामी अकर करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा आपको बताती हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हमने क्या देखा कि अर्थक्वेक के कारण सीज्मिक जो वेव्स हैं या सीज्मिक जो एनर्जी है वो वाटर के अलोंग अब ट्रैवल कर रही है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वाटर के अलोंग वो जो सीज्मिक एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है, और वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो उनका कुछ क्रेस्ट है, उनका ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब जैसे ये वेव है जो ट्रेवल कर रही है, अब इसका कुछ रोटेटरी मोशन भी होता है, ऐसे वो मूव करती जाती है, और इसी के अलोंग वो पानी को अपने साथ, पानी के अलोंग मूव कर रही है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही ये जो वेव्स है ये पहुंच जाएंगी सरफेस के पास। अब यहाँ पे ये जो रोटेटरी मोशन यहाँ चल रहा था, ये जो सर्कुलेशन यहाँ चल रही थी, ये अल्टीमेटली जो ओशन फ्लोर आएगा या जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पे टच कर जाएंगे, वहां पे इनको फ्रिक्शन महसूस होगी। ठीक है, अब फ्रिक्शन महसूस हो गई, लेकिन एनर्जी तो अभी भी है। एनर्जी तो पानी में अभी भी है जो आगे मूव करना चाहती है, लेकिन वो आगे मूव नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो वो एनर्जी है या जो वो सीस्मिक वेव्स की एनर्जी है वो ऊपर की तरफ को मूव करती है, एंड हाई वेव की जो हाइट है वो
14 से 15 फीट तक पहुंच जाती है और अल्टीमेटली उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। और इनके लिए जो कोस्टल एरियाज है वहां पे सी वॉल्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, फ्लड गेट्स कंसिडर किए जाते हैं, कुछ चैनल्स बना दिए जाते हैं ताकि पानी का जो बहाव है उसको मिटिगेट किया जा सके चैनल्स के थ्रू। ठीक है, सुनामी का समझ आ गया कि कोई अंडर वाटर स्लाइड होगा, न्यूक्लियर टेस्ट कोई करेगा, कोई मीटेरॉइड एक्सप्लोजन होगा या कोई अर्थक्वेक एक्टिविटी होगी। जैसे इसमें अर्थक्वेक हुआ है ओशियानिक प्लेट के पास, तो इसके कारण सुनामी की जो वेव्स है वो जनरेट होगी। पानी के बेसिन में, वाटर बेसिन में जो सीज्मिक वेव्स है वो ट्रेवल करेंगी और अल्टीमेटली अब वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल तो कर रही हैं। अब एक टाइम पे ऐसा होगा कि जब ट्रेवल करते करते उनको यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास आते आते फ्रिक्शन महसूस होगी, लेकिन पानी में एनर्जी तो अभी भी है, तो वो उस एनर्जी के कारण ऊपर की तरफ उनका थ्रस्ट होगा एंड अल्टीमेटली वो लार्ज वेव्स की फॉर्म में जो सुनामी आती है वो आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ सब कुछ। और कई बार क्या होता है, जैसे कि क्रस्ट पहले अप्रोच कर लेता है, जो कोस्ट लाइन है उसको क्रस्ट पहले अप्रोच कर लेता है, तो जो वाटर लाइन है वो लो टाइड लाइन से भी बहुत पीछे रिसीड कर जाती है। जैसे एक बहुत फेमस स्टोरी है, रियल स्टोरी है एक्चुअली, कुछ 5th सेंचुरी, आई थिंक 5th सेंचुरी की ये स्टोरी है, 5th सेंचुरी बीसी की ये स्टोरी है। क्या हुआ था कि जो पर्शियन सोल्जर्स थे, कहानी है बस समझा रही हूँ ताकि सुनामी वाला ये जो मैं बता रही हूँ बात आपको समझ आए। पर्शियन सोल्जर जो थे वो ग्रीक की एक सिटी पे हमला करने जा रहे थे, तो उनको, फॉर एग्जाम्पल ये सी है और ये इसकी यूजुअल लो टाइड लाइन है कि यहाँ तक जब लो टाइड होती है तो यहाँ तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स खड़े हैं, ये ग्रीस की वो सिटी है। अब क्या हुआ, उन्होंने अचानक से देखा कि ये जो लो टाइड लाइन थी, यहाँ तक पानी यूजुअली आता था, इससे भी बहुत पीछे की ओर पानी रिसीड कर गया है। जो ओशन वाटर है वो बहुत पीछे रिसीड कर गया है, फॉर एग्जाम्पल यहीं तक पानी आ रहा है। तो ये वाला एरिया उनको लगा कि हम यहाँ से तो आराम से जा सकते हैं। अब जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस करने लगे उनको लगा कि ये तो अच्छा हो गया, पानी रिसीड कर गया है। बट वो एक्चुअली में क्या हो रहा था, वो सुनामी आ रही थी। तो सुनामी के आने के कारण जब अगर क्रस्ट पहले, जैसे ये दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गई शायद। ट्रफ, अगर किसी सुनामी की वेव्स में अगर ट्रफ पहले हिट कर जाए कोस्ट को, जैसे ऐसे वेव्स आ रही है, ठीक है, तो अगर ये ट्रफ वाला पोर्शन पहले कोस्ट लाइन को हिट करेगा तो क्या होगा, अचानक से वाटर लाइन रिसीड कर जाएगी। और सुनामी की दिक्कत ये भी होती है कि जैसे ये पानी में ट्रैवल कर रही है, ओशन फ्लोर में ट्रैवल कर रही है, तो ये लार्जली अनडिटेक्टेबल है क्योंकि इनको कोई फ्रिक्शन लग नहीं रही है, ऊपर की तरफ को मूव नहीं कर रही। जैसे ही ये कोस्ट लाइन के पास आती है तो अल्टीमेटली इनकी हाइट ज्यादा होती है और हमें पता चलता है कि सुनामी आई है। इसके कारण जो सी एरियाज है वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इंस्टॉल किए जाते हैं कि अगर कभी हाई टाइड वाला हाई टाइड लाइन हो या हाई टाइड आनी हो या इस तरह का कोई एक्टिविटी होनी है, जैसे अभी इसमें अर्थक्वेक हुआ है तो इट इज हाईली लाइकली, हमें पता ही है कि सुनामी आ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट करना आसान है। अदरवाइज ये ओपन सी में दीज आर नॉट डिटेक्टेबल। अगर ऐसी स्टेटमेंट यूपीएससी में आए कि जो सुनामी है वो ओपन सी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ओपन सी में देखो यार, जो ओशन की डेप्थ है ना वो बहुत नीचे है, तो उनको कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रही है। ठीक है, मैं होप कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा है। देर इज नो वे आई कैन आस्क यू कि समझ आ रहा है कि नहीं, बट मैं, अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं आपको ये स्टोरी सुना रही थी ग्रीक सोल्जर्स वाली। अब जैसे ही उन्होंने वो पार करने लगे, अचानक से सुनामी आ गया, सुनामी की वेव आई, कुछ बहुत फुट ऊंची, और अल्टीमेटली सब कुछ बह गया। और ग्रीक लोगों को क्या लगा कि जो गॉड ऑफ ओशियन है उन्होंने हमें बचा लिया। ठीक है, बट वो एक्चुअली में क्या हुआ था, वो सुनामी आई थी। ऑल राइट, सुनामी समझ आ गया क्या होता है। सुनामी खुद से नहीं होता, उसके लिए कोई एक पॉजिटिव या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई चाहिए, जैसे कि अर्थक्वेक, कोई न्यूक्लियर टेस्ट या ऐसा कुछ भी। आई होप समझ आई बात। और अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। इसी टॉपिक में हमने काफी टाइम लगा दिया एंड इट वाज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, बाकी तो सब कुछ इजी इजी है, जल्दी जल्दी हम मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट है जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने हम पे लगा दिए हैं 25% के टैरिफ। ट्रेड डील हम साइन करना चाह रहे थे यूएसए के साथ, उसमें कुछ अभी बोन ऑफ कंटेंशन है, जैसे डेयरी है, एग्रीकल्चर है। तो
ट्रम्प साहब ने क्या कहा कि भले ही आप मेरे दोस्त हैं, एक्चुअली में उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि ऑल्दो इंडिया इज अ फ्रेंड, बट क्योंकि हमारा ट्रेड बहुत कम है इंडिया से, तो उसके कारण हम इन पे टैरिफ्स लगा रहे हैं। क्योंकि इंडिया भी हम पे बहुत सारे टैरिफ्स लगाता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाता रहता है, इसके कारण हम भी लगा रहे हैं। अब ये हम पे 25% के टैरिफ इन्होंने लगा दिए हैं, जो कि कल से इफेक्ट में आ जाएंगे। और साथ में क्या हुआ है, एडिशनल पेनल्टी, क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर है हम क्रूड ऑयल के, रशियन क्रूड ऑयल के, तो हम पे पेनल्टी लग जाएगी। अब देखो यार, इनका एक एक्ट भी आ रहा है, रशियन सैंक्शनिंग रशिया एक्ट, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट आया है, अभी प्रपोज्ड है, आया नहीं है। उसके अकॉर्डिंग तो ये 500% का टैरिफ लगाएंगे अगर कोई रशिया से डील करेगा। तो क्या हम पे इस पेनल्टी में 500% का टैरिफ लगेगा, क्या होने वाला है, ये देखना अभी बाकी है। और ट्रम्प ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि हम पे 25% के टैरिफ लग जाएंगे। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है वो देख लेते हैं। देखो, ये टैरिफ्स का रीजन उन्होंने एक तो ये दिया है कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया से। ट्रेड इम्बैलेंस एज इन कि हमारा यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस है, ऑलमोस्ट 45.7 बिलियन का ट्रेड सरप्लस इंडिया का है यूएसए के साथ। ठीक है, मतलब हम इनको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं। तो हम कितना कम इम्पोर्ट इनसे करते हैं, 45.7 बिलियन का। तो यही ट्रम्प का कहना है कि इंडिया खुद तो हम पे टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता रहता है, और इसके कारण हमारा ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। और एक तो दूसरा, इन्होंने रशिया और इंडिया के टाइज को कोट किया है। रशिया इंडियन टाइज, यू मस्ट बी नोइंग दैट हमारे तो हिस्टोरिकल टाइज भी इनसे रहे हैं रशिया से। और हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 43% क्रूड ऑयल हम अपना रशिया से लेते हैं। ऑल्सो हमारी डिफेंस के सेक्टर में भी समवेयर अराउंड 60% की पार्टनरशिप है। ऑल्दो अब हम यूएसए से भी काफी कुछ बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपाचे हेलीकॉप्टर्स, शिन्यूक हेलीकॉप्टर्स, ये सब हमने इनसे खरीदा। लेकिन फिर भी अगर हम ओवर अ डेकेड देखें तो हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो किससे ज्यादा है, रशिया से थोड़ा ज्यादा है। S-400 वगैरह हमने रशिया से इंपोर्ट किया है। ठीक है, सो रशिया, इनका कहना है कि रशिया देखो इतना ज्यादा वायलेंस कर रहा है, तो एक तरह से आप वॉर को फंड कर रहे हैं ये सब करके, तो इसलिए हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। अब सैंक्शंस लग जाएंगे कल से। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा वो देखते हैं। एक तो हमारे एक्सपोर्ट्स हिट होंगे, और मेनली कौन से सेक्टर में हिट होंगे। एक तो हमारा आईटी सेक्टर बहुत हिट करेगा। ठीक है, आईटी सर्विसेज हमारी हिट होंगी। दूसरे, जो ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, वो हिट करेगा। प्लस टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स हिट करेंगी। और साथ में फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स जो हमारा सेक्टर है, जो हम जेनेरिक मेडिसिन यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी काफी ज्यादा हिट होगा। अब लेकिन इससे बात ये भी है कि जो यूएस कंपनीज है, यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनको भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उनको ज्यादा प्राइस पे अब हमारी जो जेनेरिक ड्रग्स वो लेते थे हमसे, वो उनको लेनी पड़ेगी। ठीक है, उनका भी प्राइस बढ़ जाएगा। सो अब ये टैरिफ्स कितने टाइम तक रहने वाले हैं ये देखना अभी बाकी है। इस तरह के टैरिफ्स ट्रम्प बाकी कंट्रीज पे भी लगा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राजील पे, जब हम ब्रिक्स समिट डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा था कि ब्राजील पे उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है ट्रम्प ने। और भी बाकी कुछ कंट्रीज पे वो लगाने वाले थे, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जल्दी से ट्रेड डील साइन कर ली, तो अब इन पे लग रहा है 15% का टैरिफ। यूरोपियन यूनियन पे भी ये लगा रहे हैं 15% का टैरिफ। और साथ में ये बहुत सारी, जैसे जापान है, तो ये ऑलमोस्ट $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा यूएसए में। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया है, इंडिया ने कहा है कि हम इसकी इम्प्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं कि हमको कितना नुकसान होगा, और ऑल्सो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे एक्ट करेंगे। देखो क्या हुआ ना, इन सारी कंट्रीज पे भी टैरिफ लगने वाले थे। 1 अगस्त को सब पे ही टैरिफ लगने वाले थे। वो लिबरेशन डे समथिंग कुछ कह रहे हैं ट्रम्प इसको। तो टैरिफ तो सब पे लगने थे, तो सबने क्या किया, जल्दी हेस्टिली ट्रेड डील साइन कर ली, जिससे उनका टैरिफ ऑलमोस्ट कम हो गया। बट इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेक्टर है, ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेक्टर में इनको एंट्री मिल जाए, इनको डेयरी सेक्टर में एंट्री मिल जाए। और ये काफी ज्यादा बोन ऑफ कंटेंशन एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि ये जो अपनी केटल है उनको वेजिटेरियन डाइट नहीं देते। एक तो प्रॉब्लम ये है, तो हमारी सोसाइटी में वो कितना एक्सेप्टेबल होगा, वो जो डेयरी आइटम्स इनकी आएगी, वो एक प्रॉब्लम है। साथ ही में जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो वैसे भी वल्नरेबल है, और यूएसए के अगर प्रोडक्ट्स आने लग जाएंगे तो हमारे फार्मर्स को प्रॉब्लम होगी। और अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले फार्मर्स ने कहा भी था कि अगर ऐसी कोई ट्रेड डील होगी तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक। ठीक है, हम लोग स्ट्राइक कर देंगे।
बट इवेंचुअली हमारे एक्सपोर्ट हिट होंगे इससे। और ये एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा भी हमारे बीच में है, जो ये रशियन पेनल्टी हम पे लगने वाली है। ऑल्दो अभी पता नहीं है कितनी लगेगी, बट जो हम वेस्ट और रशिया के बीच में अभी तक एक बैलेंस बना के चले हुए थे, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने मेंटेन की हुई थी, अब ये हम कितने टाइम तक कर पाएंगे, ये एक डिलेमा है। रशिया और यूएसए में से हमको चूज करना हो तो हमारी जो पार्टनरशिप है यूएसए के साथ वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट रशिया इज ऑल्सो आर हिस्टोरिक पार्टनर, तो हम कैसे इसके साथ डील करेंगे, ये एक प्रॉब्लम होने वाली है जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। ऑल्सो जो मैं यूएसए की बात करी थी, एक तो उनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर को प्रॉब्लम होगी इस पर्टिकुलर टैरिफ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको नुकसान होगा, वो भी हमसे बहुत सारे जेनरिक मेडिसिन लेते थे जो उनको अब महंगी पड़ेगी। साथ में जो स्मार्टफोन है, अब यूएसए में चाइना से ज्यादा इंडिया स्मार्टफोन डिलीवर करता है, ठीक है, इंडिया ज्यादा करता है चाइना के भी कंपैरिजन में। तो वो लोग कितने टाइम तक हम हमसे महंगा इंपोर्ट पे रह पाएंगे, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने सक्सेस स्टोरी देखी थी कि अब हम चाइना से ज्यादा जो आईफोन्स है वो यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट अब क्योंकि हम पे 25% का टैरिफ लग रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो थोड़े कम्पिटिटिव इतने नहीं रहेंगे। ट्रेड डील पर अभी भी बात चल रही है, बट इंडिया ने क्या कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पहले सिक्योर करेंगे, हम ये डेयरी और एग्रीकल्चर में आपको एंट्री नहीं देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अभी सिर्फ इतनी न्यूज है कि टैरिफ लगे हैं, अब इसका आफ्टरमैथ क्या होगा जब आएगा तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका एक ये भी हो सकता है कि जो हमारा रुपी है वो वीकन कर जाएगा, ठीक है, हमारा रुपी भी वीक हो सकता है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड बेल इन पॉक्सो केसेस। अभी क्या हुआ था, एक फीमेल टीचर थी और एक उन्हीं के स्टूडेंट थे, उन दोनों के एलिज्ड सेक्सुअल रिलेशंस थे आपस में, एंड फैमिली के कंप्लेंट करने के बाद जो फीमेल टीचर है उनको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड देन इवेंचुअली अभी उनको बेल मिल गई है, ठीक है। तो वो पूरा बेल वाला सिनेरियो आया है कि पॉक्सो के केसेस में बेल कैसे मिलती है, क्या जुडिशियल डिस्क्रिशन इसमें है, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो केस मेनली ये था, बट अब इसमें क्या था, इस ग्राउंड पे बेल मिली है कि ये जो रिलेशनशिप था इनका, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये देखा जा रहा है कि ये कंसेंशुअल इन नेचर था, मतलब दोनों की रजामंदी से हुआ था, वो जो टीनेज बॉय था वो भी और फीमेल टीचर थी वो भी। तो इस केस में इस ग्राउंड पे उनको, जो फीमेल टीचर है उनको बेल मिल गई है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट पॉक्सो, तो पॉक्सो एक्ट आया है क्यों था, पॉक्सो एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं बिलो द एज ऑफ 18, उनके उनको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जा सके कॉम्प्रिहेंसिवली, जो उनके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके अगेंस्ट उनको सेफ गार्ड प्रोटेक्ट प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए ये पर्टिकुलर एक्ट लेके आए थे 2012 में, ठीक है। तो इसमें काफी स्ट्रिंजेंट लीगल प्रोविजंस है, और इसमें एक इसका खास पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, जैसे क्या होता है कि जब तक आदमी को प्रूव ना कर दिया जाए कि वो गिल्टी है, तब तक वो इनोसेंट होता है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट इसमें क्या होता है, यू आर गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन इनोसेंट, मतलब कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर पर नहीं है, आप पर है, जो मतलब आप पे नहीं, विक्ट अक्यूज्ड पे, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, अक्यूज्ड पे, जो बंदा अक्यूज है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ है। और साथ ही में ये जो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि इसमें जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो एक बॉय के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, ऐसा इस एक्ट में कहा है, मतलब इसमें दोनों ही बॉय और गर्ल दोनों विक्टिम हो सकते हैं इस एक्ट के अंडर। इसीलिए जो ये केस भी है, इसमें जो टीनेज बॉय है और फीमेल के अगेंस्ट ये केस हुआ था, ठीक है। ऑलराइट, एक ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है पॉक्सो एक्ट में। और साथ में आप डिस्कस करते हैं कि बेल के क्या प्रोविजन है जिसकी वजह से ये थोड़ा काफी टाइम से ये न्यूज में है, पॉक्सो एक्ट। क्या है कि पॉक्सो में देर इज दीज ऑफेंसेस आर कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी कि कॉग्नाइजेबल एज इन कि इनको अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, उसको कहते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। और नॉन बेलेबल यानी कि इसमें क्या है कि इतनी जल्दी से बेल नहीं मिलती, इसमें बेल मिलती है आफ्टर जो विक्टिम है उसका बयान रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, और साथ ही में जो प्रोसिक्यूटर है वो भी अपना जो स्टेटमेंट है वो पेश कर दे, उसके बाद मेनली बेल मिलती है। अब
जो बेल के प्रोविजंस है यूजुअली वो क्या है, जब हम बात करते हैं अपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जो उसका सेक्शन 483 है, वो डील करता है विद बेल कंडीशंस। तो उसमें यूजुअली जो नॉर्मल केसेस है, बॉक्सो की बात नहीं हो रही, नॉर्मल केसेस की बात हो रही है, उसमें क्या है देखा जाता है कि नेचर क्या है क्राइम का। फॉर एग्जाम्पल कोई हीरियस क्राइम है या कोई पेटी सा इशू है, या फिर सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट क्या होने वाली है, कि अगर ये बंदे को गिल्टी प्रूव कर दिया जाए तो इसको पनिशमेंट क्या मिलने वाली है, क्या इसको 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है तो उसको बेल मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या इसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी इस पे, क्या मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है पनिशमेंट की। तो सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट देखी जाती है। दूसरी रिस्क ऑफ फ्लाइट, क्या ये आदमी भाग सकता है, क्या ये बाहर जाके जो एविडेंसेस है उनको टेम्पर कर सकता है, या जो एविडेंसेस है या जो विटनेसेस है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए एक इंडिविजुअल को बेल मिलती है अंडर सेक्शन 483 ऑफ BNSS। अब ये तो नॉर्मल केसेस हो गए। अब जो पॉक्सो की हम बात करते हैं, इसमें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कहा जाता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में धर्मेंद्र सिंह केस में कुछ क्राइटेरियाज दिए कि किन बेसिस पे बेल दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि एक तो विक्टिम की एज कितनी है, ये देखो। साथ ही में जो विक्टिम है और अक्यूज्ड है उनके बीच में एज गैप कितना है, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ कि एक आपको लग रहा होगा कि एज गैप से क्या होगा, बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी आपको, ठीक है। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या था, और क्या देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन, और अक्यूज का क्या कंडक्ट है पोस्ट ऑफेंस, ठीक है, मतलब वो अपनी गलती मान रहा है या क्या है, ये सब देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है यार, पॉक्सो के केसेस बहुत ज्यादा, जो पॉक्सो एक्ट है इसको मिसयूज काफी ज्यादा होता है। यूजुअली क्या होता है कि इनिशियली तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कंसेंशुअल होते हैं। सम टाइम पीपल आर इन अ रिलेशनशिप एंड देन अल्टीमेटली उसको फिर क्रिमिनल चार्जेस उसके अगेंस्ट फ्रेम कर दिए जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है ये, यू गाइज मस्ट बी ओल्डर इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। इसका मिसयूज यूजुअली होता है, हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं बॉक्सो एक्ट का, और यूजुअली बॉयज के साथ ज्यादा होता है ये, ठीक है। बॉयज के अगेंस्ट ज्यादा यूज किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केसेस होते हैं, दो पार्टीज हैं उनके बीच में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या कोई और डिस्प्यूट है, तो उसमें ये फॉल्स चार्जेस फ्रेम कर लिए जाते हैं इस तरह के पॉक्सो एक्ट के अंडर, अगर कोई माइनर बच्चा है तो इस तरह का मिसयूज इसमें होता है। और क्योंकि इसमें बेल मिलना मुश्किल है, तो इसके बेल के प्रोविजंस को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है, और रेदर कोडिफाई करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि ये कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है, बट उन्होंने कहा है कि एक तो ये नॉन बाइंडिंग गाइड है, इसको आप यूज कर सकते हैं, बट ये बाइंडिंग नहीं है और ना ही एग्जॉस्टिव है, आप किसी और बेसिस पे भी बेल ग्रांट कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर केस जिसमें देशराज मूसा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें एक 18 साल के लड़के को बेल ग्रांट कर दी गई थी, उसको ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के लिए जेल में रखा, एंड देन अल्टीमेटली ही वाज गिवन बेल, ही वाज ग्रांटेड बेल। अब उनमें क्या था कि ही वाज ऑफ 18 ईयर्स और जो विक्टिम थी वो 16 साल की थी, ठीक है। तो ये देखा गया कि इनका जो रिलेशन है वो लार्जली कंसेंचुअल है, उन्होंने अपनी मर्जी से जो सेक्सुअल रिलेशंस थे वो एस्टैब्लिश किए थे। तो इस केस में इसको ये रेप तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बच्ची माइनर थी, बट देन उनको बेल प्रोवाइड कर दी गई थी क्योंकि रिलेशनशिप वॉज कंसेंचुअल, ठीक है। और अभी क्या है, ये जो बेल देना है ये लार्जली जुडिशियल डिस्क्रिशन होती है, और इस ऐसे केसेस में जुडिशरी क्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज को ध्यान में रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस की अगर हम बात करें, तो ही वाज ओनली ऑफ 18 ईयर्स, तो कोर्ट को लगा कि हम इनकी लाइफ एंड लिबर्टी को हार्म कर रहे हैं इस तरह से, ही इज जस्ट 18 ईयर्स और दोनों के बीच में एज गैप इतना ज्यादा नहीं है, रिलेशनशिप कंसेंचुअल है, तो एक तरह से आप इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी को हैम्पर कर रहे हैं, तो उनको बेल ग्रांट कर दी गई थी। और भी ऐसे केसेस यूजुअली होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज को ध्यान में रख के जो कोर्ट है वो बेल ग्रांट कर देते हैं। अब टॉकिंग अबाउट कंसेंट क्या है, अब जैसे मैंने कहा कि ये कंसेंचुअल रिलेशनशिप था, जो भी फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश किए गए वो दोनों के कंसेंट से हुए, तो इसमें तो वो केस रेप होना ही नहीं चाहिए फिर तो। बट रेप है क्यों, क्योंकि जब हम पॉक्सो एक्ट के अंदर कंसेंट देखते हैं तो वो होता है 18 ईयर्स के अबव इंडिविजुअल का कंसेंट। मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल कंसेंट दे रहा है सेक्सुअल रिलेशनशिप फ्रेम करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, तो वो एटलीस्ट 18 साल का होना चाहिए। अगर वो इससे कम है तो उसका कंसेंट नलीफाई हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक लीगल ग्रे जोन आ जाता है, ठीक है, कि कंसेंट एक्चुअली क्या है।
और इस तरह से काफी ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस लोगों पे फॉल्स तरीके से इम्पोज कर दिए जाते हैं। कई बार शुरुआत में वो कंसेंशुअल होता है, देन अल्टीमेटली बाद में फैमिलीज मिलके वो क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम कर देती है। ठीक है। और बेल का क्या है कि एक तो विक्टिम का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए, उसके बाद ही इंडिविजुअल को बेल मिल सकती है। अगर इवन इफ अगर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में टाइम लग रहा है, तो अगर प्री ट्रायल में भी प्री ट्रायल में भी अगर इंडिविजुअल को जेल में रखना पड़ रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। बट बेल कब मिलेगी? जब विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा और ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि रिलेशनशिप वॉज कंसेंशुअल, या वो अपीयर करेगा कि कंसेंशुअल ही रिलेशन था। ठीक है। बट स्टेजेस ऑफ पॉक्सो की केसेस की स्टेजेस होती है बेसिकली। इसमें क्या होता है ना कि अगर हैरेसमेंट है तो बेल मिलना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर पेनिट्रेशन हुई है, जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर पेनिट्रेटिव केस है जिसमें सेक्सुअल पेनिट्रेशन हुई है तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। देन अल्टीमेटली अगर कंसेंशुअल नहीं है तो और ज्यादा मुश्किल है। तो इस तरह से स्टेजेस है पॉक्सो के केसेस की, जिसके बेसिस पे जो बेल है वो मिलती है। अब इसमें बिगर क्वेश्चन क्या है, जो लार्जर क्वेश्चन है वो ये है कि जो सीनियर एडवोकेट है ऑनगोइंग केस में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि जो ये कंसेंट की एज है इसको आप 18 से 16 कर दीजिए। और ये ग्लोबल सिनेरियो के साथ भी मैच करती है, क्योंकि ग्लोबली भी अगर हम देखें तो जो एज है कंसेंट की वो 16 है। और ऐसा लार्जली माना जाता है कि 16 साल में सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है, तो जो कंसेंट की एज है उसको 16 साल कर देना चाहिए। और इस पे सेंटर का रिस्पॉन्स ये है कि इस तरह से अगर हमने एज कम कर दी तो जिन लोगों को असलियत में लीगल प्रोटेक्शन की जरूरत होगी उनको भी सेफ गार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस एक्ट, द लॉ एम्स टू प्रोवाइड address offenses of sexual exploitation and sexual abuse of children below the age of 18 years। और ये यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 के साथ कंसेंसस बिल्ड करने के लिए हमने ये, क्योंकि हमने ये रेटिफाई किया था ये कन्वेंशन, तो इसलिए हमने ये एक्ट लेके आए थे 2012 में। देन दिस पर्टिकुलर एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, जो हमने देखा कि इसमें विक्टिम दोनों ही हो सकते हैं, गर्ल्स या बॉयज। और जो विक्टिम होगा उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी। कोई भी मीडिया रिपोर्ट उसका नाम, पता, फैमिली इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आउट कर सकते। ठीक है। और एक और इसमें प्रोविजन है मैंडेटरी रिपोर्टिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्कूल के प्रेमिसेस में या किसी इंस्टीट्यूशन में अगर ये ऐसा चाइल्ड अब्यूज का केस हो रहा है, या किसी इंडिविजुअल को अगर पता है, रीजनेबल सस्पिशन है, तो उनको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। रिपोर्ट करना इज मैंडेटरी। अब इसमें कुछ गैप्स भी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। एक तो ये देखा गया है कि जो सपोर्ट पर्सन होते हैं, सपोर्ट पर्सन क्या है? ये पर्सन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड राइट और प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं, जो यूजुअली जो ये विक्टिम्स होते हैं इनको असिस्ट करते हैं ताकि ये लीगल एड गैदर कर पाए। तो ये सपोर्ट पर्सन की कमी है, ये देखा जाता है। अभी आपने एक केस देखा होगा जिसमें एक इंडिविजुअल थी, एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो वो प्रोसेस थी हैरेसमेंट की वो प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था ये जो जस्टिस अवेल कर पाना। तो ऐसे केसेस में ये जो सपोर्ट पर्सन है इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन देर इज insufficient डेजिग्नेशन ऑफ पॉक्सो कोर्ट्स। पॉक्सो कोर्ट्स अभी हमारे कंट्री में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, विच इज अ प्रॉब्लम। और दूसरे ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की भी कमी है जो कि ट्रेंड हो और इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट है सीटीई। अब ये क्या हुआ एक्चुअली में, न्यूयॉर्क में एक केस हुआ जिसमें एक इंडिविजुअल ने 4 लोगों को शूट कर दिया, एंड देन जब उनकी इंटेरोगेशन की गई तो पता चला कि उनको सीटीई है। अब नाउ व्हाट इज दिस सीटीई? और ये उनको हुआ है क्योंकि वो अपने हाई स्कूल के टाइम पे स्पोर्ट्स खेलते थे, जिसके कारण उनको ये सीटीई हुआ है। ठीक है। सो देखते हैं कि ये सीटीई एक्चुअली है क्या। सो दिस इज अ सीटीई का मतलब है क्रॉनिक ट्रोमैटिक एनसेफेलोपैथी। और ये यूजुअली कब होता है? ये एक डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज है जिसमें जो लिंक करता है बेसिकली रिपीटेड ब्रेन ट्रॉमा से। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग है या फुटबॉल है, जिसमें बार बार आपको हेड ट्रॉमा होता है। ठीक है। ये एक बार के हेड ट्रॉमा से नहीं होता, आपको बार बार का हेड ट्रॉमा अगर हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं दिस पर्टिकुलर डिजीज सीटी के लिए। अब इसमें क्या होता है? इसमें डिप्रेशन,
मेमोरी लॉस, अग्रेशन, इम्पेयर्ड जजमेंट, इरेटिक बिहेवियर, सुसाइडल टेंडेंसीज, एंग्जाइटी, डिजीनेस, इस तरह के सिम्टम्स इंडिविजुअल में देखे जाते हैं। ठीक है, और ये मेनली किन में होता है? एथलीट्स में, जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में बार बार वो हेडशॉट्स दिए जाते हैं, या जैसे बाकी स्पोर्ट्स है जिसमें कई बार बॉल आपके सर पे आगे टच कर जाती है, डिस्पाइट यूजिंग हेलमेट्स या फिर हेड गियर्स, ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड ट्रॉमा की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अक्यूमुलेटेड ट्रॉमा मतलब कि बार बार आपको आपके हेड पे इंजरी हो रही है। ठीक है, और उसकी वजह से फिर इंडिविजुअल में काफी टाइम बाद इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, अग्रेशन, इम्पेयर्ड जजमेंट, इराटिक बिहेवियर या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज। सो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रिपीटेड ब्लोज टू हेड, किसी एक ब्लो से नहीं होता, रिपीटेड ब्लोज की वजह से होता है, और एथलीट्स में कॉमन है। क्या होता है कि जो ब्रेन है वो मूव करता है, बेसिकली कंकशन या फिर किसी ब्लो की वजह से ब्रेन मूव करता है रैपिडली विद इन द स्कल, स्कल के अंदर ही जो ब्रेन है वो मूव करता है, एंड जिसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिपीटेड ब्लो टू द हेड्स। और एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि अ, इसका जो डायग्नोसिस होगा, मतलब कि पता चलेगा कि किसी इंडिविजुअल को ये सीटीई है, ये मेनली कब पता चलता है? आफ्टर हिज डेथ, जब उसकी ऑटोप्सी की जाए। ठीक है, अब ये काफी इंटरेस्टिंग सी एक्चुअली, आर्टिकल भी इंटरेस्टिंग है और बीमारी भी इंटरेस्टिंग सी है। देखो, ये सिम्टम्स इंडिविजुअल में आते हैं, जैसे हम टीवी में कई बार देखते हैं ना, टीवी में दिखाया जाता है कि किसी इंडिविजुअल को सर पे चोट लगी एंड देन फिर उसकी मेमोरी चली गई, या वो वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो इसी तरह के सिम्टम्स इसमें भी देखे जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है? ये किसी एक बार ही सर पे चोट लगने से नहीं हुई, ये हुई क्योंकि रिपीटेड कंकशंस हुए या रिपीटेड हेड ब्लोज इंडिविजुअल को हुए। ठीक है, क्या था, जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिजिशियन, नॉट फिलोसोफर एक्चुअली, ग्रीक फिजिशियन थे हिपोक्रेटिस, और वो इसको कोमोटियो सेरेब्री कहते थे। और 20th सेंचुरी तक इसको पंच ड्रग कहा जाता था। पंच ड्रग क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या देखा जाता था कि जो भी बॉक्सिंग के साथ एसोसिएटेड एथलीट्स होते थे, काफी टाइम बाद देखा जाता था, कुछ साल बाद पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा देखा जाता था कि वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करते थे। ठीक है, तो थोड़ा वियर्ड बिहेव करते थे, जैसे कोई आदमी अगर ड्रंक है तो वो उस टाइम पे बिहेव करेगा, वैसा बिहेवियर इनका होता था, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था? पंच ड्रंक। मतलब कि इनके सर पे पंच लगाया और उसकी वजह से ये ड्रंक मेनली बिहेव कर रहे हैं, ड्रंक की तरह। ठीक है, और क्या होता है कि इट कैन लीड टू स्ट्रक्चरल सेरिब्रल इंजरी, जो ये बार बार लग रहा है, बार बार हेडशॉट्स लग रहे हैं, इसकी वजह से इट कैन लीड टू अ स्ट्रक्चरल सेरिब्रल इंजरी, और जिसकी वजह से सेकेंडरी डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम पे आपको फील नहीं होगा कि इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे अ, एक केस इन्होंने दिया है वेबस्टर का, दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो इनका क्या था, इनको 2000s तक ये देखा जाता था कि ये बॉक्सिंग में ये होती है ये प्रॉब्लम, क्योंकि बॉक्सिंग में बार बार हेडशॉट्स लगते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखा जाता था। अब दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये जिनको पीटर्सबर्ग स्टीलर, दिस वेबस्टर, ये वेबस्टर केस, इसमें क्या हुआ था, ये जो इंडिविजुअल थे, ये पोस्ट रिटायरमेंट, इनके साथ ऐसा था कि ये रास्ते में लोगों को चलते हुए ऐसे कहते थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते थे, बहुत अजीब बिहेव करते थे, वन टाइम ही पीड इन द माइक्रोवेव, तो इस तरह की अजीब हरकतें ये करते थे। देन अल्टीमेटली ही डाइड, डेथ इनकी हुई थी हार्ट अटैक से, बट अल्टीमेटली जब इनकी ऑटोप्सी हुई तो देखा गया कि इनको क्या है, इनको क्रॉनिक ट्रोमेटिक एनसेफेलोपैथी है। ठीक है, और उसके बाद इस बीमारी पे थोड़ा ध्यान आया कि ये सिर्फ बॉक्सिंग स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, दिस पर्टिकुलर डिजीज इज नॉट बॉक्सिंग स्पेसिफिक, ये बाकी एथलीट्स को भी हो सकता है अगर उनको रिपीटेड हेडशॉट्स हो रहा है, रिपीटेड हेड ट्रॉमा हो रहा है। और दिस पर्टिकुलर केस वाज प्रिटी मच पाइवटल इन द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, 2002 में इनकी डेथ हुई थी, एंड आफ्टर हिज डेथ, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी क्या मतलब, इस डिजीज की डायग्नोसिस मेनली कब की जा सकती है? आफ्टर डेथ ओनली, जब ऑटोप्सी की जाए, उससे पहले ऐसा जिसकी कोई डायग्नोसिस नहीं हो सकती, और इसका अभी तक ना तो कोई इलाज है, और डिस्पाइट हेलमेट्स और हेड गियर इस तरह की
तो प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो एथलीट्स हैं उनमें देखी जाती है। ठीक है, डिस्पाइट रिफॉर्म्स एंड प्रोटेक्टेड गियर इनोवेशंस द रिस्क ऑफ सीटीई कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। ठीक है, देयर इज नो क्योर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो क्योर। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल फुटबॉल लीग एंड फुटबॉल एसोसिएशन हैव टेकन प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे यूके की अगर हम बात करें तो वहां पे अगर किसी इंडिविजुअल ने जानबूझ के सर पे मारा है किसी के बॉक्सिंग पे, तो वो बैन हो जाता है। ठीक है, और साथ ही में अगर फुटबॉल खेलते हुए भी अगर आपने जानबूझ के किसी के हेड पे मारने की कोशिश की है तो भी वो प्यूनिटिव होगा। ठीक है, और इसीलिए हेड गियर्स और हेलमेट्स वगैरह प्लेयर्स को दिए जाते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट प्रिवेंटिव। ये वेबस्टर केस है, जो माइक वेबस्टर इंडिविजुअल थे, जो कि एक नेशनल फुटबॉल लीग के प्लेयर थे, जिनमें ये सीटीई के सिम्टम्स देखे जाते थे। और इन्हीं के केस के बाद थोड़ी ग्लोबल अवेयरनेस आई थी ये ब्रेन ट्रॉमा को लेके, और ये बहुत अजीब अजीब हरकतें रास्तों में करते थे, जो कि सारे के सारे सिम्टम इसमें थे। देन पोस्ट हिज डेथ जब इनकी ऑटोप्सी हुई तो फिर ग्लोबल अटेंशन इस बीमारी की तरफ आया। ठीक है, और अभी जो ये पर्टिकुलर शूटर था न्यूयॉर्क का, इन्होंने क्योंकि जिक्र किया कि मुझे ये बीमारी है, इसकी वजह से ये फिर से न्यूज में आया और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आर सीन एज अ रिस्की लास्ट रिजॉर्ट। क्या हुआ, इसराइल ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, आप ह्यूमैनिटेरियन एड दे दीजिए। अब जो कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूके है, जॉर्डन है, एंड देन द थर्ड वन इज यूएई। ठीक है, इन तीन कंट्रीज ने एयर ड्रॉप्स के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड देना शुरू किया। देखो ये पैराशूट्स है, इसमें एक पैलेट सॉर्ट ऑफ बांधा गया है और इस पैलेट में फूड और या फिर बाकी एड मेडिसिन सॉर्ट ऑफ रखी गई है और उसको फिर नीचे लैंड किया जाएगा। ठीक है, अब देखा क्या जा रहा है कि एड ये दे रहे हैं। अब कैसे वर्क करता है ये, टिपिकली इसमें क्या होता है कि एक मिलिट्री प्लेन होगा जो कि सप्लाईज को कैरी करेगा, जिसमें फूड या मेडिसिन सप्लाई कुछ भी हो सकता है, वाटर या वट, उनको लोड किया जाएगा एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। एंड देन अल्टीमेटली पैराशूट्स की हेल्प से उनको नीचे लैंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लास्ट ईयर भी ये शुरू किया गया था, गाजा के लोगों के लिए इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड शुरू की गई थी, लेकिन फिर स्टॉप कर दी गई थी, क्योंकि जब ये जो हेड पैलेट है, ये इनका वेट बहुत ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट अगर अगर फूड कैरी कर रहा है तो 1200 पाउंड्स, या फिर अगर पानी है तो पानी और भी ज्यादा होगा, तो 2000 पाउंड्स तक का इनका वेट होता है। तो अगर जब ये नीचे गिरेंगे, तो अगर ये किसी इंडिविजुअल पे गिरेंगे तो उनको इंजरी हो सकती है और डेथ होती है, और इस तरह के केसेस लास्ट ईयर हुए थे और अल्टीमेटली एयर ड्रॉप्स बंद कर दिए गए थे। ठीक है, सो देर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ इंजरी। और साथ में अगर कोई ऐसा चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है जो कि टूट सकता है, तो फिर एयर ड्रॉप उसके लिए ससेप्टेबल नहीं रहता। एयर ड्रॉप से ज्यादा अच्छा क्या होता है कि आप किसी ट्रक के थ्रू जाके एड दे के आ जाए। ठीक है, अगर मैं क्यों बता रही हूँ ये सब कुछ, कि अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है कि एयर ड्रॉप्स आर इजियर, एयर ड्रॉप्स ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा किफायती होते हैं, तो नहीं होते। ज्यादा अच्छा कौन सा होता है कि लैंड रूट से आप दे दें। देखो, अब ये जो एड दे रहे हैं, एयर ड्रॉप से दी जा रही है, इसके लिए जरूरी है कि जो लैंड पे लोग हैं उनकी कोऑर्डिनेशन आपको हो सके, मतलब कि आपको इजरायली फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन इसके लिए चाहिए, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप ड्रॉप कर दीजिए और जो लोग वहां पे हैं उनको इवैक्यूएट कर सके ताकि सेफ लैंडिंग हो जाए। ठीक है, बट इजरायली फोर्सेस व्हाई वुड दे डू इट, है ना, वो तो चाहते ही नहीं कि ऐसी कोई एड आए। वो तो लिप सर्विस उन्होंने एक तरह से कर ली है कि हाँ एड कर दो। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। there's supposed to be a lot of preparation, प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन, जो कि यहाँ पे लैकिंग है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसकी लिमिटेशंस क्या है एयर ड्रॉप्स की, एक तो ये एक्सपेंसिव है, जो ट्रक्स लैंड के थ्रू आएंगे उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एयर ड्रॉप्स। पहला पॉइंट याद रखना है कि एयर ड्रॉप्स आर मोर एक्सपेंसिव, दे रिक्वायर कम्युनिकेशन और इस तरह की फैसिलिटीज इसमें चाहिए। और दूसरा है कि इसके लिए थोड़ा स्पेशलाइज्ड कार्गो भी चाहिए और क्रू भी एक्सपीरियंस चाहिए। जो आदमी मिलिट्री प्लेन उड़ाएगा वो एक स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल होगा। ठीक है, पहली बात तो वो ऐसी जगह पे किसी सिविलियन प्लेन को तो आने ही नहीं देंगे, वो कुछ ही कंट्रीज के मिलिट्री प्लेन्स को आने देंगे। अगर आपको वाया अ ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है तो कोई भी कमर्शियल
ट्रक ड्राइवर जाके एड दे के आ सकता है। बट इस केस में आपको स्पेशलाइज्ड क्रू चाहिए, तो इसकी वजह से भी जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं ऑलमोस्ट 11 टाइम्स। ठीक है, और अगर कोई फ्रेजाइल गुड है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकेशन है, वाटर है, तो वो उनको एयर ड्रॉप करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। सो दिस वाज ऑल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स थे आज के। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।